गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अरिदमियास के बारे में। अब आज हम जो डिस्कस करेंगे अरिदमिया को एकदम सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली हम पाल्स जो ट्रेनिंग है पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट, उसमें अरिदमियास और उसके रिकॉग्निशन को, उसके ट्रीटमेंट को कैसे सिंप्लीफाइड किया है उसके ऊपर से हम बताएंगे। अब इस पाल्स का जो प्रिंसिपल है उसमें हम अरिदमिया के डायग्नोसिस में बहुत डीप में न जाते हुए कैसे इमरजेंसी में उसको मैनेज कर सके और कौन से ड्रग्स या फिर डिफिब्रिलेशन को हमको यूज़ करना है उसके हिसाब से हम इसको कंसिडर करेंगे। ये पाल्स का बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है और इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अरिदमिया को रिकॉग्निशन में आता है, बहुत बार इमरजेंसी में हम इवन मॉनिटर पे देख के इसको डायग्नोस कर सकते हैं और बहुत बार अगर इसको अर्ली रिकॉग्नाइज ना करें तो ये फिर पेशेंट कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में आता है। तो अरिदमिया मतलब रिदम डिस्टर्बेंसेस। हम देखते हैं कि एट्रिया से वेव कंडक्ट होती है, वेंट्रिकल तक जाती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर से एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई डिस्टर्बेंसेस है, अगर हमारा जो पी वेव फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाय टी वेव, ये पैटर्न अगर बराबर से नहीं आ रहा या उसके ड्यूरेशन में चेंजेस आ रहे हैं तो हम इसको अरिदमिया कहेंगे। तो अरिदमिया को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। या तो ब्रैडी अरिदमिया मतलब हार्ट रेट कम होकर रिदम डिस्टर्ब हो रहा है, और टैकी अरिदमिया मतलब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको बेसिकली दो इसमें डिवाइड करके हम अरिदमियाज का क्लासिफिकेशन को सिंपल बना सकते हैं। तो ब्रैडीकार्डिया, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि ब्रैडीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का कम होना, जिसे रूटीनली हम 60 के नीचे बोलते हैं। बहुत से अडल्ट आईसीयू के बुक्स में इन्होंने 50 भी मेंशन किया है, लेकिन 60 के नीचे है तो हम उसको ब्रैडीकार्डिया बोलेंगे। ब्रैडीकार्डिया के साथ में अगर एसोसिएटेड आपको अरिदमिया के चेंजेस मिल रहे हैं तो हम उसको ब्रैडी अरिदमियास बोलते हैं। और जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, जनरली हमने 100 के ऊपर टैकीकार्डिया कहा गया है, तो उसको टैकीकार्डिया के साथ साथ अगर रिदम चेंजेस है तो हम उसको टैकी अरिदमियास बोलेंगे। तो अगर रिदम नॉर्मल है लेकिन हार्ट रेट कम है तो ब्रैडीकार्डिया है। रिदम एबनॉर्मल है, हार्ट रेट कम है तो उसको ब्रैडी अरिदमिया बोलेंगे। अगर हार्ट रेट ज़्यादा है, रिदम नॉर्मल है तो टैकीकार्डिया बोलेंगे, और अगर उसके साथ में रिदम डिस्टर्बेंस भी रहा तो टैकी अरिदमियास बोलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रैडी अरिदमियास कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे इसको सिंपल बना सकते हैं। फर्स्ट तो ब्रैडी अरिदमियास को उन्होंने साइनस ब्रैडीकार्डिया बोला है और एवी ब्लॉक बोला है। अब साइनस ब्रैडीकार्डिया का मतलब है कि आपका पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मेंटेन है। अब देखा जाए तो ये ब्रैडीकार्डिया के डेफिनेशन में ही आते हैं, लेकिन पाल्स में अगर हम देखें तो इसको इन्होंने साइनस ब्रैडीकार्डिया के अंडर डिस्टिंग्विश किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका मैनेजमेंट, इसमें एंटी अरिदमियास का कोई रोल नहीं है, इसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। साइनस ब्रैडीकार्डिया मतलब क्या है कि पी वेव के बाद में क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स आ रहा है, सबके ड्यूरेशंस ठीक है और उसमें कुछ भी अरिदमिया के साइंस नहीं है, फिर भी ब्रैडीकार्डिया है तो उसको हम साइनस ब्रैडीकार्डिया बोलेंगे। अब साइनस ब्रैडीकार्डिया क्यों होगा? कुछ एथलीट्स होते हैं जो भाग भाग के उनके कार्डियक जो वैगल टोन है वो इतना बढ़ जाता है कि उनका हार्ट रेट 60 के नीचे रहता है, लेकिन वो टोटली हेल्दी है, तो इसको हम साइनस ब्रैडीकार्डिया बोलेंगे। या फिर कोई डिसीज कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे पेशेंट है, बच्चे को ऑक्सीजन कम मिला है, अब उसका हार्ट रेट कम हो गया है। या फिर कोई अडल्ट है और उसको किसी कारण से एसिडोसिस हो गया है और उसके कारण से उसका हार्ट रेट कम हुआ है। या फिर कोई बहुत देर से हाइपोटेंशन में, शॉक में है, जिसके कारण से अभी ब्रैडीकार्डिया में जा रहा है। या कोई मेडिसिन्स किसी को चल रहे हैं जिसके कारण से ब्रैडीकार्डिया हुआ है। या किसी को कोई एमआई जैसी इंजुरीज हुई है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के स्टेज में। इसमें इसको डिस्टिंग्विश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें एंटी अरिदमिक ड्रग्स का ज़रूरत नहीं है, इसमें हम ट्रीट नहीं करते। और इसमें जो अंडरलाइंग कॉज है उसको आपको ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का ऑक्सीजन कम हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन देना है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसको मेंटेन करना है, और कोई ड्रग चल रहा है तो उसको बंद करना है। इसके अलावा कोई मायोकार्डाइटिस और मायोपैथीज भी होते हैं जिसमें ऐसा होता है, तो अंडरलाइन डिसीज की आपको ट्रीटमेंट करनी है। यहाँ पे अरिदमिया के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड टाइप ऑफ ब्रैडी अरिदमियाज में उन्होंने दिया है एवी ब्लॉक्स। जैसा हमने समझा था कि एट्रिया से कॉन्ट्रैक्शंस के इम्पल्स चलते हैं,
फिर वो एवी में जाते हैं। एवी मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड होता है वहाँ पे जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा डिले होने के बाद में इम्पल्स आगे जनरेट होता है। लेकिन किसी कारण से अगर इस एवी में ही प्रॉब्लम आ गया, ब्लॉक हो गया और इम्पल्स आगे भेजने में कुछ डिले ज़्यादा हो रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, तो उसको हम एवी ब्लॉक बोलेंगे। अब इसके कुछ उन्होंने क्लासिफिकेशंस किए हैं जिस पे ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, या फिर अडल्ट में स्पेसिफिकली ये ब्रैडीएरिथमियाज बहुत कॉमन है। पीडियाट्रिक पेशेंट में कम रहते हैं लेकिन रहते हैं, खास करके कंजेनाइटल इसमें, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव जब कार्डियक सर्जरीज हो जाती है, या फिर कोई ड्रग्स पेशेंट को चल रहे हो, उस टाइम पे हम पीडियाट्रिक में भी ब्रैडीएरिथमियाज को देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। सेकंड डिग्री को और 2 में उन्होंने क्लासिफाई किया है। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम पेशेंट के ईसीजी को देखेंगे उस हिसाब से हम उसको क्लासिफाई कर सकेंगे। तो साइनस ब्रैडीकार्डिया में तो एकदम नॉर्मल ईसीजी था। एवी ब्लॉक में उन्होंने क्लासिफाई किया है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। अब फर्स्ट डिग्री में अगर हम देखेंगे तो उसमें सिर्फ पीआर इंटरवल आपका बढ़ा हुआ मिलेगा, जो हमने पिछले क्लास में ईसीजी केस में समझा था कि पीआर इंटरवल अगर बढ़ा हुआ है मतलब कार्डियक इंपल्स एट्रिया से जनरेट होके वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन तक का जो पीरियड है उसमें डिले आ रहा है। और वो क्यों डिले आ रहा है, क्योंकि आपका एवी ब्लॉक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में डिले बढ़ गया है। तो इसमें हम देखेंगे तो ईसीजी आपको नॉर्मली दिखेगा, पी वेव फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पीआर इंटरवल फिक्स रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं रहेंगे लेकिन वो प्रोलॉन्ग रहेगा। सेकंड डिग्री में हम देखते हैं कि 2 टाइप में उन्होंने क्लासिफाई किया। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पाल्स के एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चंस रह गए, इवन एंट्रांस में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे मोबिट्स टाइप 1 और मोबिट्स टाइप 2। अब इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो मोबिट्स टाइप में क्या हो रहा है, जो पीआर इंटरवल है आपका वो बढ़ रहा है ना। तो पहले थोड़ा सा है, फिर और थोड़ा प्रोलॉन्ग हुआ, फिर और प्रोलॉन्ग हुआ, और एक स्टेज ऐसी आती है जब पी वेव के बाद में क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स ही नहीं आता। मतलब जो ब्लॉक है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है। तो एक बात में एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब पीआर जो एट्रिया की वेव आई है वो आगे जाती ही नहीं है, तो इस कारण से सिर्फ पी वेव मिलती और उसके बाद का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल ही नहीं रहा। फिर से साइकिल रिपीट होगी, छोटा पीआर इंटरवल थोड़ा बड़ा है और बढ़ेगा और एक गायब हो जाएगी। तो ये क्लासिक पैटर्न आपको ईसीजी पे मिलेगा और इसको हम बोलते हैं मोबिट्स टाइप 1। और इसमें हम देखते हैं कि प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल रहता है और एक स्टेज के बाद में आपका पीआर इंटरवल इतना हो जाता है कि इतना ब्लॉक रहता है कि पी के बाद में क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं है। तो ये पैटर्न इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। दिस इज मोबिट्स टाइप 1 सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक। ठीक है। अब मोबिट्स टाइप 2 क्या है? मोबिट्स टाइप 2 में उन्होंने क्या देखा है कि पीआर इंटरवल फिक्स है, यहाँ पे आपका पीआर इंटरवल चेंज नहीं होता, लेकिन कुछ इंपल्स जाते हैं कुछ नहीं जाते। कभी कभी उन्होंने देखा है कि 2:1 या 1:2 ऐसा रेशो रहता है कि 2 पी वेव आया उसके बाद में क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स आ रहा है, या फिर कुछ इसमें क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स आ रहे कुछ इसमें नहीं दिख रहे। तो वो इररेगुलर रहता है, लेकिन कभी कभी रेशो फिक्स रहता है ना, 2:1 या फिर 3:1 ऐसे कंडक्शन होता है। और इसमें हम देखेंगे कि जो मोबिट जो सेकंड डिग्री ब्लॉक है उसमें भी बहुत बार जो फर्स्ट टाइप जो है ये कभी कभी किसी एथलीट्स में कॉमन रहता है। ड्रग्स में ये दोनों मिल सकते हैं, अंडरलाइंग कंजेनाइटल हार्ट डिसीज के ऑपरेशन के कारण रह सकते हैं, या फिर कोई डिसीज एमआई में भी आपको ऐसे डिसीज मिल सकते हैं। और ऐसे इसमें ड्रग्स का रोल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अंडरलाइंग डिसीज का है, लेकिन मोबिट्स टाइप 1 कभी कभी हेल्दी एथलीट्स में नॉर्मली भी मिलते हैं। तीसरा ब्लॉक जो है वो है थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक मतलब एट्रिया के कोई भी इंपल्स वेंट्रिकल तक के नहीं पहुंच रहे, तो फिर हार्ट बंद हो जाएगा क्या? कि नहीं, एट्रिया अपने रिदम में कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा और वेंट्रिकल अपने रिदम में कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, तो इनका कुछ भी कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। जैसा हमने समझा था कि एट्रिया की इंपल्सेस फास्ट रहती है, तो आपको पी वेव बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेंगे और वेंट्रिकल बस एक हाथ बीच बीच में आपको दिखाई देंगी। तो जो पल्स है, पल्स तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद में जनरेट हो रही है, तो आपको पल्स एकदम कम मिलेगी।
ब्रैडीकार्डिया मिलेगा आपको पल्स अगर आप देखते हैं तो, और छोटे छोटे वेंट्रिकुलर वेव्स दिखेंगे। अब ब्रैडीकार्डिया के अरेंजमेंट में जैसा हमने पहले समझा कि आपको पल्स देखनी है, अगर पल्स नहीं है तो सीधा आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना है, मतलब चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है और बैग एंड मास देना है। ये हमने डिटेल में हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट में कवर किया है। सेकंड, अगर पल्स है मतलब इम्पल्स अभी भी जनरेट हो रही है, पल्सेस जा रहे हैं और बॉडी को ब्लड सप्लाई मिल रहा है, लेकिन आपको साइंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज देखना है। जैसे अगर समझो सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, ब्लड प्रेशर लोअर साइड में आ रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमने देखा कि ये कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज के साइंस है, साइंस ऑफ शॉक आ गए हैं ऑलरेडी, उसमें पेशेंट अपना शॉक में है। तो ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज में है तो आपको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना है। ये असेसमेंट करते वक्त आपको पेशेंट का एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन इसको सपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है तो आप उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं। अगर उसके पल्सेस बराबर से नहीं आ रहे तो आईवी असेस लेने की कोशिश कर सकते हैं। आईवी असेस नहीं मिल रहा तो इंट्राऑशियस असेस ले सकते हैं और उसको फ्लूइड शुरू करवा सकते हैं। सर्कुलेशन के लिए अगर हम एयरवे, जैसे हमने समझा था, ब्रीदिंग के लिए अगर समझो बच्चा बराबर से ब्रीद नहीं कर रहा तो आप बैग एंड मास्क कर सकते हैं या फिर उसको सर्कुलेशन को देख सकते हैं। अगर सर्कुलेशन के लिए हम आईवी फ्लूइड्स और बाकी सारी चीज़ें शुरू कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो कैनुला डालते बराबर आप उसके सैंपल भेज दीजिए। सैंपल में हमको सारे इलेक्ट्रोलाइट्स देखने हैं, क्योंकि जैसे हमने समझा है कि इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टर्बेंस एक मेजर कॉज है अरिदमिया का, और ऐसे कंडीशन में हमने एंटी अरिदमिया देने से पहले जो ट्रीटेबल कॉज है, जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस है, उसको हमको रूल आउट कर लेना चाहिए, जिसके लिए हमने सैंपल भेजने चाहिए। लेकिन आपको दिख रहा है कि पल्स तो है लेकिन पेशेंट कॉम्प्रोमाइज है, उसका सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज है, तो ये सैंपल निकालना और बाकी सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसको तुरंत ऑक्सीजन लगाना है, आईवी असेस लेना है और उसके ऊपर मैनेज करना है। अगर कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज के साइंस नहीं है, मतलब उसका सर्कुलेशन भी ठीक है, उसका बीपी फिलहाल मेंटेन है, पेशेंट सेंसोरियम अच्छा है उसका, लेकिन ब्रैडीकार्डिया है, तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या करना है, उसको ऑक्सीजन लगा के रख सकते हैं और उसका आईवी असेस ले सकते हैं। उसके लिए हम एक चेस्ट 12 लीड चेस्ट ईसीजी निकाल सकते हैं और एक एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर उसके कार्डियो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो। लेकिन अगर कार्डियो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ है, फॉर एग्जांपल पेशेंट अल्टर स्टेज में आया है, अनकॉन्शियस है, अल्टर्ड सेंसोरियम में है, या फिर उसका शॉक्स के फीचर है और हार्ट रेट अभी भी 60 के नीचे है, तो अपन पीडियाट्रिक में सबसे पहले बैग एंड मास दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कारण बच्चों में जो रहता है वो रेस्पिरेटरी कारण रहता है, इसलिए बैग एंड मास देख सकते हैं। अगर बैग एंड मास देने के बावजूद भी हार्ट रेट 60 के नीचे है तो ये इंडिकेशन बनता है फिर से चेस्ट कॉम्प्रेशन देने का। तो अगर चेस्ट कॉम्प्रेशन दे रहे हैं और उसके बाद में आप असेस कर सकते हैं पेशेंट को, बैग एंड मास देके चेस्ट कॉम्प्रेशन देके आप असेस कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी ब्रैडीकार्डिया है तो ऐसे कंडीशन में आपको उसको कुछ मेडिसिन देने पड़ते हैं। मेडिसिन में मोस्टली हम एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन देते हैं। एड्रेनालिन का डोज है 0.1 ml पर केजी, जो हम डाइल्यूट करके रखते हैं, है ना, 1:10 में जो डाइल्यूट करके रखते हैं एड्रेनालिन को, उसको यूज़ करना है आपको 0.1 ml पर केजी के हिसाब से। आईवी असेस नहीं है तो आप इंट्राऑशियस दे सकते हैं। अगर इंट्राऑशियस असेस भी नहीं मिल पा रहा है तो पेशेंट को इंट्यूबेट करके उसके ईटी में से आप 0.1 ml पर केजी के हिसाब से जो अनडाइल्यूटेड एड्रेनालिन है वो दे सकते हैं। दूसरा चॉइस है एट्रोपिन। एट्रोपिन किसी स्पेसिफिक कंडीशन में प्रिफर किया जाता है ओवर एपिनेफ्रिन। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल और ओपी पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस का पॉइजनिंग है, तो ऐसे कंडीशन में आप एट्रोपिन को प्रेफर करोगे, क्योंकि ये कोलिनर्जिक जो मेडिसिन है उसके कारण से ये ऐसा हुआ है, या फिर इंक्रीज वैगल टोन है, या फिर कंप्लीट एवी ब्लॉक जो हमने बोला था कि 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है, ऐसे कंडीशन में एट्रोपिन विल बी प्रिफर्ड ओवर एपिनेफ्रिन। एट्रोपिन का डोज है 0.02 ml पर केजी अगर आप इंट्रावेनस या इंट्राऑशियस रूट यूज कर रहे हैं,
या फिर इसको अगर आप इंट्राट्रकेली भी दे सकते हैं तो डोज उसका बढ़ जाएगा। फिर इधर में हम 0.04 टू 0.06 ml पर kg के हिसाब से इसको देंगे। और जैसा हमने समझा था कि ये वैगल टोन अगर इंक्रीज है, ऑर्गन फास्फोरस पॉइजनिंग है या फिर कंप्लीट एवी ब्लॉक है तो ऐसे कंडीशन में हम इसको देंगे। अगर ब्रैडीकार्डिया इंप्रूव हो जाता है तो अगेन हम उसको ऑक्सीजन लगा के रखेंगे, IVSS लेके रखेंगे, IV फ्लूइड पे रखेंगे, एक 12 लीड ECG निकाल लेंगे और एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। तो इस प्रकार से हम ब्रैडीकार्डिया का मैनेजमेंट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रैडीकार्डिया जो रहते हैं, अब यहाँ पे हमको जो समझना है कि हमने कहीं पे भी जो मैनेजमेंट है उसमें उसके डायग्नोसिस में नहीं गए कि ये किस वजह से हुआ, है ना। हमने डायरेक्टली उसका मैनेजमेंट कर दिया और ये 2 ही ड्रग इसमें इमीडिएटली काम में आते हैं। लेकिन अगर आपका ब्रैडीकार्डिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और हमने देखा कि हमारे रिपोर्ट्स आ गए तो इसमें अगर कुछ इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, कैल्शियम पोटेशियम। अगर बहुत बार हाइपर कैलेमिया में भी ब्रैडीकार्डिया होता है तो ऐसे कंडीशन में आप अगर उसको कैल्शियम देते हैं या फिर इंसुलिन और डेक्सट्रोज का ड्रिप लगाते हैं या फिर सोडा बाइकार्ब देते हैं तो ऐसे कंडीशन में वो पोटेशियम का हाइपर कैलेमिया का करेक्शन होने के बाद में ब्रैडीकार्डिया बहुत बार इंप्रूव हो जाता है। कई बार कैल्शियम कम रहता है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं या फिर मैग्नीशियम का रोल रह सकता है ऐसे कंडीशन में। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स एबनॉर्मल है उसको आपको ट्रीट करना है। अब जो रेजिस्टेंट ब्रैडीकार्डियाज है जो ये सब देने के बावजूद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो उसके कुछ कारण दिए, उन्होंने उसको H&T ऐसे हिसाब से क्लासीफाई किया है। अगर हाइपोक्सिया बहुत सीवियर है और मैनेज नहीं हो रहा तो ऐसे कंडीशन में आप पेशेंट को इंट्यूबेट करके वेंटिलेट कर सकते हैं। उसका हमको एसिडोसिस तो नहीं है जिसको हाइड्रोजन आयन H को क्लासीफाई करने के लिए अगर हम उसको हाइड्रोजन आयन या फिर एसिडोसिस कहें तो अनकंट्रोल्ड एसिडोसिस जो है उसमें भी पेशेंट का ब्रैडीकार्डिया इंप्रूव नहीं होता। हाइपर कैलेमिया जैसा हमने डिस्कस किया, हाइपोथर्मिया बहुत बार पेशेंट बहुत ठंडा रहता है जिसके कारण से भी ब्रैडीकार्डिया इंप्रूव नहीं होता। हाइपोग्लाइसीमिया एक है जिसमें शुगर लेवल कम है, वैसे कंडीशन में आपको देना चाहिए। और हार्ट ब्लॉक जैसा हमने डिस्कस किया था, ऐसे कंडीशन में आप एट्रोपिन दे सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर मेडिसिन देने के बाद भी पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा है तो हम पेसिंग भी कर सकते हैं। इसमें कार्डियक पेसिंग मतलब आप टेम्पररी पेसमेकर स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं और अगर कंडीशन लाइफ लॉन्ग वाली है तो ऐसे इसमें इनबिल्ट जो कार्डियक पेसमेकर बॉडी में परमानेंटली हम डाल देते हैं उस टाइप के पेसिंग का भी पेशेंट को ज़रूरत पड़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ टीज दिए, टॉक्सिन्स, पॉइजन्स या ड्रग्स जिसके कारण से परसिस्टेंट ब्रैडीकार्डिया रह सकता है, जैसे कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर, ऑर्गन फास्फोरस पॉइजनिंग में हमने देखा था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, बाद में बीटा ब्लॉकर्स का ओवरडोज है, डिगॉक्सिन रह सकता है, क्लोनिडिन रह सकता है, ओपॉइड्स रह सकता है, सक्सिनिल कोलिन रह सकता है। सो इस ड्रग्स में हम देखते हैं कि ब्रैडीकार्डिया बहुत बार परसिस्ट रहता है। दूसरा, अगर हेड इंजुरी है तो हेड इंजुरी में भी बहुत बार ब्रैडीकार्डिया मिलता है। तो हमको देखना है कि बहुत बड़ा ऐसा इंट्राक्रैनियल ब्लीड तो नहीं है जो ब्रेन को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है या ब्रेन स्टेम को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ऐसे कंडीशन में तुरंत जो भी ब्रेन स्टेम के ऊपर का कॉम्प्रेशन है उसको हटाना जरूरी है, अदरवाइज वो ब्रैडीकार्डिया इंप्रूव नहीं होगा।